बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.7 क्लास 5, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हैं बहुत इजी। अक्सर जो है वो बेटे बेटियाँ ये समझते हैं कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए एक दफ़ा तो इनसे ज़्यादा आसान क्वेश्चंस होते ही नहीं है कोई भी। अभी आपको ये सामने समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो आपको ये बहुत आसान लगना शुरू हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि मंथली इनकम ऑफ असलम इज ₹12,000। बेटे सबसे पहले आपने ये काम करना है कि उस स्टेटमेंट को, उस प्रॉब्लम को आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से और उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है कि आपसे पूछा क्या गया है। सबसे पहले अपने माइंड में स्केच बनाएं, जो वर्डिंग लिखी हुई है उसको पढ़ते जाएं और अपने एक स्केच बनाएं। अगर तो क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व होने से पहले आपके दिमाग में सॉल्व हो गया तो समझ लें वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसका स्केच आपके दिमाग में नहीं बन रहा है, इट मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी प्रैक्टिस कम है, तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी स्टेटमेंट। मंथली इनकम ऑफ असलम इज ₹12,000। असलम की जो इनकम है यानी आमदन है, एक महीने में असलम साहब जो है वो 12,000 रुपए कमाते हैं। एंड द इनकम ऑफ हिज फादर इज ₹21,000। और उनके जो वालिद साहब हैं, असलम के वालिद साहब हैं, उनकी इनकम ₹21,000 है। फाइंड देयर टोटल इनकम। देखिए ये ऐसा ही है सिंपल क्वेश्चन के जैसे ये कहा जाए कि आपकी जो एक बहन या आपका भाई जो है उसको महीने के बाद 100 रुपया खर्च मिलता है घर से, या 1,000 रुपया मिलता है, 1,000 रुपया खर्च मिलता है घर से पॉकेट मनी के तौर पे। और जो आपकी सिस्टर है उसको भी 1,000 रुपया मिलता है। तो आपने ये बताना है कि दोनों को टोटल कितने मिलेंगे पैसे। जब टोटल की बात है इट मीन्स कि हमने उनको ऐड करना होता है। हमने बताना है कि दोनों को मिला के कितने पैसे मिलते हैं, कितने बनते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो दो अफराद की बात हुई है, दो लोगों की बात हुई है, बाप और बेटे की बात हुई है, दोनों पैसे कमा रहे हैं। हमने ये बताना है कि दोनों एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब हम इसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। मंथली इनकम ऑफ असलम यहाँ पे राइट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, मंथली इनकम ऑफ असलम, ये कितनी है जी? ₹12,000। इसके बाद है इनकम ऑफ हिज फादर, यहां पे राइट करेंगे हम इनकम ऑफ हिज फादर। फादर की इनकम क्या है? ₹21,000। टोटल इनकम हमें फाइंड करनी है यहाँ पे, वो राइट कर देते हैं यहाँ पे हम टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के लिए बेटे हम क्या करेंगे कि दोनों इनकम्स को हम ऐड कर देंगे। यानी हमारे पास है 12,000 और प्लस 21,000। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 0 में 0 प्लस किया 0, इस 0 में 0 प्लस किया तब भी 0, ये भी 0 आ जाएगा। 2 + 1 3, 2 + 1 3, ₹33,000 जो है वो टोटल इनकम होगी। सो हम यहाँ पे आंसर राइट करेंगे टोटल इनकम इज इक्वल टू ₹33,000। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे इस तरह है कि शुएब गॉट ₹100 एज ईदी। आपको पता है कि जब ईद आती है तो सबको ईदी मिलती है। इसी तरह एक बेटा है, आप ही में से आप अपना नाम लिख लें यहाँ पे, अगर आपको जो है ये शुएब का नाम रिप्लेस करना चाहते हैं, या कोई भी अपना नाम सोच लें, अपने बहन भाइयों का नाम सोच लें जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, ताकि वो स्केच बने आपके दिमाग में कि अगर मेरे भाई को ईदी इतनी मिलती है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूं कि आप ये समझ लें कि आपको जो है वो ईदी मिलती है 100 रुपया आपके वालिदैन की तरफ से, और आपका जो बड़ा भाई है उनसे आपको मिलती है ईदी ₹70। हाउ मच टोटल मनी यू रिसीव। आपको टोटल कितने पैसे मिले। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये कि आप ईद आई है, ईद पे आपको मेरी ईदी 100 रुपया आपके फादर की तरफ से या मदर की तरफ से, आपके पेरेंट्स से आपको 100 रुपया ईदी मिली, और आपके जो बड़े भाई हैं या आपकी बड़ी बहन है
तो उनसे आपको 70 रुपीज ईदी मिली। तो अब टोटल कितने पैसे मिले ये हमने बोर्ड पे इसको बताना है सॉल्व करके। वैसे हम जुबानी में बता सकते हैं कि 100 रुपीज एक से मिले और 70 एक से मिले, 170 मिलेंगे टोटल। लेकिन हमने यहाँ पे जिस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी तरह हमने इसको वर्डिंग में राइट भी करना होता है। तो सबसे पहले अगर शोएब का नाम आप लिखना चाहें लिख लें, नहीं तो अपना नाम लिख लें। जब फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए तो अपना नाम भी लिख लें, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रहे क्वेश्चन की, खुशी से आप सॉल्व करें कर सकें उसको। यहां मैं शोएब का नाम ही लिख देता हूं। शोएब गॉट रुपीज एज ईदी फ्रॉम हिज पेरेंट्स। शोएब गॉट ईदी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यहां पर ये लिखेंगे शोएब गॉट ईदी फ्रॉम पेरेंट्स। यहां हम राइट करेंगे 100 रुपीज। इसके बाद शोएब गॉट ईदी फ्रॉम एल्डर ब्रदर। ही गॉट ईदी फ्रॉम एल्डर ब्रदर। एल्डर मतलब बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, वो मिला उसको 70 रुपीज। अब हमने बेटे फाइंड ये करना है कि उसकी टोटल ईदी कितनी हुई। यहां हम राइट कर देते टोटल ईदी। ये हमने बताना है। तो क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी हमने टोटल वैल्यू बताई, इस क्वेश्चन में हमने टोटल ही बताने, तो सेम वही वाला मेथड कि हम क्या करेंगे 100 प्लस 70 कर देंगे इसमें। जब 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 7 में 0 प्लस करेंगे 7 और ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा 170। सो हम राइट करेंगे यहाँ पे टोटल ईदी इज इक्वल टू 170 रुपीज। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट बेटे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ शॉपकीपर बॉट 320 पेंसिल्स। एक दुकानदार जो है वो उसने 320 पेंसिलें खरीदी। जो जिस पेंसिल के साथ आप लिखते हैं आप उसी को जहन में रखेंगे। ये पेंसिलें जो है उसने 320 रुपए में खरीदी हैं। एंड सोल्ड 250 आउट ऑफ देम, और 320 पेंसिलों में से 250 उसने बेच दी। अब क्या करना है, हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट, हमने ये बताना है कि बाकी पेंसिल्स कितनी रह गई। तो ये बहुत ही आसान है। ये कि आप ये सोचें कि एक दुकानदार के पास जो है वो 320 पेंसिल्स हैं, उसमें से कुछ उसने सेल कर दी, तो बाकी उसके पास कितनी रहेंगी। आसान तरीका ये है कि हम टोटल पेंसिल्स में से जो उसने सेल आउट कर दी हैं वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग या जो पेंसिल्स लेफ्ट है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। शॉपकीपर बॉट पेंसिल्स, शॉपकीपर bought pencils 320। यहां हम राइट करेंगे शॉपकीपर सोल्ड पेंसिल्स 250 pencils he sold। हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट, यहां हम राइट करेंगे पेंसिल्स लेफ्ट। यानी बाकी कितनी पेंसिल्स रह गई। तो बहुत इजी है, हम क्या करेंगे कि 320 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 250। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 5 माइनस हो नहीं सकता, यहां से कैरी लेंगे 12 आ जाएगा। 12 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 70 इसका जो रिमाइंडर है, यानी जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो होगा। तो हम यहां पे राइट करेंगे पेंसिल्स लेफ्ट इज इक्वल टू 70। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट इस तरह से है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल
एक बिजली का बिल जो है वो उसकी अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है, यानी वो बिल कितना आया इस बारे में हमने बताना है। इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम्ड 160 यूनिट्स, 160 यूनिट्स उसने कंज्यूम किए। जब हम बिजली इस्तेमाल करते हैं घरों में तो उसमें जो मीटर होता है वो यूनिट्स को काउंट करता है, उस यूनिट्स को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, एक फिक्स रेट होता है, उस रेट से मल्टीप्लाई करके फिर हमें घरों में बिल भेज दिया जाता है। अच्छा, 160 यूनिट्स वो कंज्यूम करता है एक मंथ में एट द रेट ऑफ 7 पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब बेटे ये होता है कि एक यूनिट, फी यूनिट उर्दू में कहते हैं इसको, यानी एक यूनिट की जो प्राइस है दैट इज 7 रुपीज, 7 रुपए का एक यूनिट होगा। अगर वो एक यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसको बिल 7 रुपए आएगा, इसका मतलब ये है। लेकिन अभी उसने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं? 160। तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कंज्यूमर कंज्यूम्ड यूनिट्स, या जस्ट हम लिख देते हैं कंज्यूम्ड यूनिट्स, कंज्यूम्ड यूनिट्स, ये इक्वल आ जाएंगे हमारे पास 160 पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट यानी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 7 रुपीज। इसके बाद टोटल बिल, ये हमने फाइंड करना है, टोटल बिल यानी उसको टोटल बिल कितना आएगा। तो बहुत आसान है ये भी, जैसे हम ये कहें कि हमारे पास जो है वो एक कॉपी जो है वो 10 रुपीज की आती है। अब हमने बताना है कि 8 कॉपीज कितने की आएंगी, यानी नोटबुक्स कितने की आएंगी, जिसे हम कॉपी बोलते हैं, नोटबुक्स जो होती है जिनमें हम राइट करते हैं। तो अगर एक 10 रुपीज की आए तो 7 कितने की आएंगी? 70 की। इसी तरीके से अगर एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है तो 160 यूनिट्स कितने के होंगे? हम क्या करेंगे, सिंपली 160 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यही करने लगे हम। अभी हम 160 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 जीरोस आर 0, 7 6 आर 42, 4 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, 7 1 आर 7, 7 प्लस 4 11, 1120। तो टोटल बिल हम क्या राइट करेंगे अभी? टोटल बिल इज इक्वल टू 1120 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ द प्राइस ऑफ 15 बॉल्स इज ₹300, 15 जो बॉल्स हैं उनकी प्राइस जो है वो 300 है, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बॉल। एक बॉल की हमने प्राइस बतानी है कि क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। प्राइस ऑफ 15 बॉल्स यहां पे राइट करेंगे, प्राइस ऑफ 15 बॉल्स इज इक्वल टू 300। वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बॉल। प्राइस ऑफ 1 बॉल ये हम फाइंड करेंगे। तो ये बहुत ही इजी है। अगर आप कोई स्नैक्स लें, कोई टॉफीज लें, अगर आप 50 रुपीज की टॉफीज लें, 10 टॉफीज की अगर प्राइस ऑफ 50 रुपीज, तो 1 टॉफी की प्राइस क्या होगी? 5 रुपीज होगी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है कि अगर आपको 10 टॉफीज जो 50 रुपीज की मिलती हैं तो इट मीन्स के 1 की प्राइस क्या होगी? 5 रुपीज। इसी तरह इसमें भी 15 बॉल्स की जो प्राइस है वो 300 बताई है। 1 बॉल की प्राइस क्या होगी? 300 को हम 15 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे? 300 डिवाइडेड बाय 15। तो 300 इस तरह डिवाइड लिखेंगे, फिर लिखेंगे 15 2s आर 30 होता है, और ये रिमाइंडर आ जाएगा 0। ये वाला 0 इस नंबर के साथ हम ऐड कर देंगे तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। इट मींस हम यहाँ पे राइट करेंगे प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 20 रुपीज। इसको चेक करने का तरीका ये भी है कि आप 15 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 300 ही आएगा। इसके बाद अभी हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 है, और उसमें ये कहा गया हुआ है कि इफ अ बुक कैन बी बॉट फॉर ₹45, अगर एक बुक जो है उसकी प्राइस 45 रुपीज है, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 5 सच बुक्स। बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले हम राइट करेंगे
प्राइस ऑफ वन बुक, प्राइस ऑफ वन बुक is equal to 45 rupees. We have to find the price of 5 books. Price of 5 books. So वन बुक की प्राइस हमारे पास 45 है, तो 5 की हो जाएगी, हम 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 5 5 का 25 होता है, यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा, 5 4 20 प्लस 2 22, 225 विल द प्राइस ऑफ 5 बुक्स। यहां हम राइट कर देंगे प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल टू 225 रुपीज। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इस तरह एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बेटे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना हरगिज ना भूलिएगा, और इसके साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करें। यही सबसे बेहतर और आसान तरीका है क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।